सर जी नमस्ते। जी 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 जी, तो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मैं जी अगर डॉक्टर रजत शर्मा जी के बारे में बताने लगूंगा तो उसमें आधा पौन घंटा चला जाएगा। तो थैंक स्वागत यू है वेरी मच। आपका अप्रतिम चर्चा में। तो जी जी थोड़ा जी, सा मैं धन्यवाद। अप्रतिम मीडिया के बारे में आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि आप जी जो जी जी एसडीजी के लिए काम कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, तो जी, हम महाराष्ट्र में काम करते हैं अप्रतिम मीडिया का एसडीजी जर्नलिज्म करते हैं। तो वंडरफुल, हम बहुत बढ़िया। आमतौर पे ऐसा बोलते हैं कि जी डेवलपमेंट जर्नलिज्म, तो हम जी जी एसडीजी जी, जर्नलिज्म करते हैं। तो अप्रतिम बहुत मीडिया बढ़िया। इज अ मल्टी फंक्शनल मीडिया एजेंसी है। तो ये वेरी गुड। एसडीजी के बारे में अवेयरनेस जरा रिपोर्टर्स को देना, इसके लिए जी वर्कशॉप अरेंज करना, ये हमारा काम रहता है। हम एक जी 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 चौथा स्तंभ अवार्ड देते हैं पत्रकारों को। तो जी, जो लोकल लेवल पे काम करता है, लोकल रिपोर्टर्स, उनके लिए हाँ हम जी, काम करते हैं। और जो बीट वेरी गुड। देखते हैं अलग अलग, जी जी, जैसा एग्रीकल्चर रहो, एनवायरमेंटल रहो, हेल्थ रहो, एजुकेशन रहो, उसके बारे हाँ में जी, भी अच्छा काम करते हैं। उनको हम बढ़ावा देने के लिए वो अवार्ड सेरेमनी रखते हैं। अभी आने वाले वंडरफुल। जनवरी महीने में वो है। तो मैं आपसे जी आपसे अभी विनती करूंगा कि जरा आप आपके बारे में बताइए। आप खुद यूएनएसीसी के बारे में बताइए और आपका क्या एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या काम चलता है उसके बारे में बताइए। जी, यूएनएसीसी जो है वो रिसेंटली हम लोगों ने रजिस्टर किया एज ए अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन। हमको लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए इट इज लिसनिंग। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही। जी। बोलिए तो आप। हमको पैनेडेमिक का जो एक दौर चला कोविड-19 का, ये हमारे लिए मतलब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। हाँ और इसमें लोगों ने बहुत बहुत कुछ सीखा भी है। अगर लोगों की जानें भी गई हैं, पर इसमें लोगों ने काफी कुछ अपने आप में धारण किया कि किस तरह से हमको हाइजीन रहना चाहिए, किस तरह से हमको हमारी हमारी जो हेल्थ है, हमारी दुनिया है, उसको सुरक्षित रखना है। और हमने ये महसूस किया कि हम भारत माता के पुत्र तो बोलते हैं, भारत को अपनी माता जरूर बोलते हैं, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है पैंडेमिक के बाद कि हमको भारत माता की जय से पहले हमारी धरती माता को जय बोलना पड़ेगा। हमारी धरती माता को बचाना बहुत जरूरी है। आज मतलब सबसे बड़ा पैंडेमिक उसी ने झेला है। आपने देखा होगा कि 85% के करीब जो है जल के ऊपर जो हमारी धरती माता एक नाव की तरह बैठी हुई है, और उसके ऊपर वजन पे वजन, वजन पे वजन, इतना ज्यादा वेट उसके ऊपर डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो हमको मिलना ही था, और जो कि हमें क्लाइमेट चेंज के थ्रू देखने को मिला। तो लगभग 2 साल पहले जब ये त्रासदी शुरू हुई थी, मैं एनवायरनमेंट के क्षेत्र में पहले से हूँ, जर्नलिज्म के क्षेत्र में पहले से हूँ। पर जब यह चीजें शुरू हुई तो हमको लगा कि मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, हमको लगा कि बहुत बड़ा एक संकट है, और इसको कैसे निकाला जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये शायद राष्ट्र के नेतृत्व के हाथ में है। और पूरा का पूरा दुनिया जो है इसके अंदर आज झुलसी पड़ी है, इस आग के अंदर, पैंडेमिक की आग में, कोविड-19 जिसे हम कहेंगे। तो इसी बीच में हमने कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया, और हमने कहा कि भाई देखिए, इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हो रहा है वो हो रहा है गरीब क्लास का व्यक्ति। सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है मिडिल क्लास का व्यक्ति। बाकी लोगों के पास पैसा है, संसाधन है, वो अपने आप को बचा सकते हैं। गरीब आदमी जिसकी नौकरी चली गई, गरीब बच्चे जिनका स्कूल छूट गया, उन लोगों को कैसे हम समझाएं कि भाई आपका यह जो पीरियड है जिसमें आप डिप्रेशन आपको आ रहा है, जिसमें आपको एक परेशानी, आपको अंधकार में पूरा विश्व नजर आ रहा है कि भाई क्या होगा दुनिया का, सब लोग मतलब कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं। माँ बाप की नौकरी चली गई थी, बच्चों का एजुकेशन, शिक्षा जो थी सब बंद हो गया था। तो ऐसे डिप्रेशन में से निकालने के लिए हमारी एक टीम बनाई गई, और हमने स्टेट बाय स्टेट वहां जाके लोगों को जागरूक किया कि आप जो है पूरी दुनिया में जो भी चल रहा है उसको भूल जाइए। इस पैंडेमिक के बाद में, इस अंधकार के बाद में एक नया सूर्योदय होने वाला है, जो सूर्योदय यूनाइटेड नेशन ने 2015 में साइन किया था,
जिसमें हमारी खुद की लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। तो आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानेंगे और अपना भविष्य के बारे में जानेंगे, तो आज का ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, आप भूल जाएंगे और एक कॉमन सिटीजन से आप वर्ल्ड सिटीजन की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से कई स्टेटों में और कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में हमने देखा कि बहुत से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है। हमने उनको समझाने की कोशिश करी कि 80 करोड़ लोगों को भूखा नहीं सोने देने वाली लीडरशिप के पीछे यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिशन है। ये सारी चीजें जब समझ में आई और उनको जब फ्यूचर अपना दिखाई दिया कि 2024 से ये डेवलपमेंट होने, 2027 से ये डेवलपमेंट होने, दे गेट द कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस, एंड दे आर वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश हुए। और हमने 2,85,000 स्टूडेंट और फैमिली के साथ मिलके मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब के हमने मोर देन 185 डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब लोग थे उन लोगों से मिला और उनको एसडीजी के बारे में बताया और दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट। वेरी इस गुड। तरह से हमने एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम हुआ यूएनएसीसी। हमको लगा कि खाली भारत में ही ये जागरूकता लानी जरूर नहीं है, ये जागरूकता उन सभी कंट्रीज में आनी चाहिए जहां जो लोग पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, हंगर को फेस कर रहे हैं, लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लाइक साउथ अमेरिका, लाइक ऐसे बहुत सारे एशियन कंट्री भी हैं जो ये सब फेस कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया जून लास्ट में कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और इस प्रचार को पूरे विश्व में फैलाया जाए कि एसडीजी क्या है और इसके बेनिफिट क्या है आम आदमी के लिए। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनिटी ऑफ नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल। तो अच्छा। इसमें हमने एक्शन ओरिएंटेड लोगों को लिया, एक टीम लिया, एनवायरमेंटलिस्ट को लिया, एक्सपर्ट को लिया, और ईश्वर की कृपा से, लोगों के प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद से आज 45 कंट्रीज में हम लोगों का प्रेजेंस है। लास्ट 5 मंथ में लोग बहुत अच्छी तरह से हमसे जुड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी जुड़ा है, नीति आयोग भी जुड़ा है, सब लोग जुड़ रहे हैं, हमारा मिशन चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। वेरी गुड। तो जब जरूरत रहती है तब काम करने में कुछ अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा आपने पता है कि अभी जरा भारत माता के साथ साथ धरती माता की जय होना चाहिए, तो उसके लिए आप काम करें। जैसा आपने पूरा भी 1-2-5 मिनट में आपने पूरा दुनिया घुमा के लाया है, तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ये एसडीजी के बारे में हम जब बात करते हैं, 2015 से शुरू हो गया, नीति आयोग ने 2-3 इंडेक्स रिपोर्ट डिक्लेयर किए, तो उसमें भारत का नंबर जो है, तो पूरे अभी ये तो कैसा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो आपने जैसा हरियाणा, मध्य प्रदेश और कई जगह काम किया है, तो आपको महाराष्ट्र के बारे में आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र में क्या स्थिति लगती है आपको? तो महाराष्ट्र में जो भी काम चल रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि 2015 से पहले भी ये लीडरशिप जो है एसडीजी को साइन कर सकती थी। इसके लिए पहले भी 2012 में भी सम्मेलन हुए और 1997 में भी हुए, बट जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया के अंदर आई, इट इज बिकॉज इट इज गोइंग फॉर द नेशन वाइड, देन नेशन लीडरशिप के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह से इसको मूव करता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आई, इससे पहले आप जानते होंगे कई सारी सरकारें जो थी वो स्थायित्व तो नहीं था उसका, कुछ या कुछ ना कुछ ऐसे मामले होते थे कि जिसके चलते सरकार में विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता था, जो मिली जुली सरकारें कहते थे। उन सरकारों को छोड़ के जब 2014 में एक सिंगल व्यक्ति के कंधों पे एक सरकार बनी और बहुत मजबूत सरकार बनी, तो यूनाइटेड नेशन को बहुत कॉन्फिडेंस हुआ। इसके बाद हमारा अभियान शुरू हुआ 2014 के 15 अगस्त से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी स्वच्छ भारत अभियान की। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर आप देखेंगे 5 साल के अंदर अंदर अगर हम अपने चारों तरफ देखें, जो 2014 के पहले पहले भारत की स्थिति थी कि रेलवे स्टेशन और रेलवे में आपका घूमना दूभर हो गया था, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास इतने गंदे होते थे, शौचालय इतने गंदे होते थे कि हमको मतलब कई बार सोचना पड़ता था कि कैसी जिंदगी हम जी रहे। अब हमने 5 साल बाद आज मैंने देखा, मैं अभी लास्ट वीक एक ट्रेन जर्नी में गया था, मैंने लोगों से पूछा कि अभी आपको कैसा लगता है? बोले साहब अभी तो हमको खुद मतलब कुछ हाथ में लिफाफा है या कोई पेपर है, हमको जमीन पे डालने में शर्म आती है, क्योंकि ये इतना साफ है कि हमको मतलब खुद ही लगता है कि हम इसको डस्टबिन में डालें। और ये सब मैंने कहा अभी अचानक आपको क्यों लगने लगा? बोले कि क्योंकि हमने देखी सफाई है, गंदगी गंदगी को खींचती है, सफाई सफाई को खींचती है, तो लोगों में अच्छा जागरूक हुआ। महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में कई सारे क्षेत्र हैं
वैसे तो हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी जैसे काबिल व्यक्ति वहां से आते हैं और केंद्र में रोड निर्माण मंत्री हैं। महाराष्ट्र के अंदर ब्रिजों का निर्माण उन्होंने किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनके नाम काफी, उनका प्रसिद्ध नाम है। महाराष्ट्र का जो ग्रेड है वो, लेकिन जिस हिसाब से महाराष्ट्र इकोनॉमी इंडिया को देता है, जिस तरह से टैक्स रेवेन्यू इंडिया को देता है, उस हिसाब से मैं नहीं देखता, मैं नहीं समझता कि अभी उतनी ग्रोथ वहां हुई है। वहां की ग्रोथ होनी चाहिए, वहां पे जागरूकता बढ़नी चाहिए और लोगों को चाहिए कि वो नीति आयोग को जगाए कि महाराष्ट्र का रैंकिंग जो है वो जहां भी है उससे ऊपर लेके आए, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात ये दो देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो पूरे देश का रेवेन्यू चलाती है। मैं कहूंगा काफी बड़ा योगदान होता है महाराष्ट्र और गुजरात का। बराबर है। तो आप ये बता रहे हैं कि कोई भी बात में पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उनको सब लोग जो बोल रहे हैं अभी विश्व गुरु बोल के जो बोल रहे हैं, तो उसको तो उसके पीछे कुछ ऐसा उनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसा ग्लासगो में उन्होंने जो बात की है पूरे विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब बातों में। अभी आप जो बता रहे थे ये स्वच्छ क्लीन इंडिया और बाकी के योजनाओं के बारे में, तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लोगों में हम अब जर्नलिस्ट बोल के हम जो देखते हैं इसकी तरफ जो एसडीजी लोकलाइजेशन हो रहा है तो बहुत धीमे गति से हो रहा है। जैसा ये कारपोरेट ग्राम पंचायत सदस्य उसको एसडीजी क्या है वो मालूम नहीं है। हालांकि ई गवर्नेंस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रहो या स्टेट गवर्नमेंट रहो पैसा भेजती है ग्राम पंचायत को, लेकिन नो पॉवर्टी क्या है, जीरो हंगर क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग क्या है, क्वालिटी एजुकेशन क्या है और हमें ये टारगेट कैसा पूरा करना है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, उनको अभी तक कुछ अवगत नहीं किया गया है, ऐसा हमें लगता है। दूसरी बात है कि आप, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दे रहे, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आपने नितिन गडकरी इनका नाम लिया तो मुझे खुशी है आपको बताने में। हम अभी अगला जो चौथा स्तंभ अवार्ड्स का जो सेरेमनी हम करने वाले हैं, तो नितिन जी गडकरी वो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं उसमें। तो बहुत बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन रहता है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जैसा एग्रीकल्चर रहो, हेल्थ, एजुकेशन, ये बाकी सब बीट्स में जो भी जर्नलिस्ट का अच्छा काम करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए फंक्शन रखते हैं। तो अभी मुझे ये पता ही है कि जैसा कि एक देहात में 300 के करीब योजनाएं आती है, बराबर जी, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लोगों को अभी तक मालूम नहीं रहता है कि कौन सी योजना है करके। तो गिने चुने जो ऊपर के जैसा मनरेगा रहो, क्लीन इंडिया रहो, मिड डे मील रहो या निराधार योजना रहो या गरीब कल्याण रहो या सम्मान निधि रहो, ऐसे 2-4 योजना लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से योजना सरकार ने बनाई है लेकिन लोगों तक पहुंची नहीं। इसका क्या कारण आपको लगता है? सबसे बड़ा कारण है राजनीति। अगर राजनीति से ऊपर उठा जाए तो इस चीज को बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक एक गांव में, एक एक जगह पर। और इसके लिए हम जैसे एनजीओ को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि कहीं आपकी जो सरकार, जो केंद्र में सरकार है और स्टेट में जो सरकार है, उन दोनों का आपस में तालमेल ना होना और ये सब चीजें। बट इसकी वजह से गांव के लोग या आदिवासी लोग जिनके लिए ये योजनाएं बनी है, कल्याणकारी योजनाएं, अगर वो इन पॉलिटिकल परेशानी की वजह से अगर इतने लाखों करोड़ों लोग वंचित रह जाते हैं, तो फिर हमको इसमें आगे बढ़कर आना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना वो 3 करोड़ लोगों तक पहुंची है वो। अब वो किस लिए पहुंच गई? उन जगहों पर जहां की खुद की स्वयं की, जैसे केंद्र में भाजपा सरकार है, दूसरी जगह भाजपा सरकार थी, वहां पे फटाफट इंप्लीमेंट हुआ। जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, वहां की सरकारों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई हम अगर इसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे तो ये तो बीजेपी के वोटर हो जाएंगे। ये जो सोच है, ये छोटी सोच जो है, ये जो है गरीब लोगों को आज तक पिछले 7 सालों तक पिछड़ा ही रखा हुआ है। इस सोच ने आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी राजनीतिक संगठनों से कि राजनीति से ऊपर उठकर गरीब कल्याण का और गरीबों के विकास की बात को सोचें, क्योंकि यह किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, यह यूनाइटेड नेशन का शुरू किया हुआ कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री तो मात्र ड्राइवर हैं भाई,
हमारे प्रधानमंत्री तो ड्राइव करके गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन की। उस गाड़ी में कौन कौन बैठता है कौन नहीं बैठता, उसमें ना धर्म की बात है ना जाति की बात है। जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की प्रधानमंत्री ने कहा कि पैंडेमिक में मुफ्त में राशन जाएगा, तो वो पार्ट था नो हंगर का। हाँ, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ नो हंगर कि मेरे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा चाहे कितनी भी परेशानी आए। दूसरा दूसरा जो है उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वो सब स्टेट के लोग थे जहां नॉन बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पार्टियां राज कर रही है, चाहे वो साउथ इंडिया की पार्टियां हों, महाराष्ट्र की पार्टी, ये सरकारें हों। तो हमें इस राजनीतिक सोच से ऊपर उठ के यूनाइटेड नेशन का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आम आदमी तक पहुंचाना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी पड़ती है। अगर आज हम नहीं पहुंचाएंगे तो कल कोई ना कोई दूसरा आएगा, वो पहुंचाएगा, तब फिर आपको चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा गांव वालों के लिए कि किस तरह से आपने एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के हिस्से थे उनको 5 साल तक अंधेरे में रखा और उनसे छुपाए रखा। अगर ये राजनीति से ऊपर उठकर डायरेक्टली संवाद किया जाए, गांव वालों को उनको जागरूक किया जाए, हो सकता है ये चीजें जल्दी इंप्लीमेंट हो। हमारी ये हम जैसे एनजीओ की जरूरत है, आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है कि हम लोग इस मामले में आगे बढ़े और गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। राजनीतिक तौर पे मैं नहीं समझता कि ये चीज कभी हो पाएगी, बट हमको एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। अभी हम भी ऐसा है कि हम पत्रकार होने के नाते से हम, मैंने जैसा नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख अभी किया कि विश्व गुरु बोल के, तो जो उन्होंने वो जो अच्छा काम कर रहे हैं एसडीजी के बारे में, पूरे जो योजनाएं हैं, अभी बहुत सारी लिस्ट है, वो कई सैकड़ों योजना है, आपने भी कुछ बताया उसके बारे में। अभी ये राज्य में कौन सी सरकार है, ऊपर कौन सी सरकार है, इसको हम थोड़ा सा बाजू में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जी जी जी। तो आप देखो कि अभी इतना बड़ा काम हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो भी यूनाइटेड नेशन का जो रैंकिंग रहता है एसडीजी के बारे में, तो भारत का नंबर जो एनवायरमेंट रहो या एसडीजी रहो एकदम स्पेसिफिकली, तो 117 नंबर बताते हैं। और पर्यावरण के बारे में अगर नंबर लगाते तो इंटरनेशनल एजेंसी 177 बोलती है। तो ऐसा क्यों होता है फिर, ये क्या है? इसका कारण ये है कि एक नेशनल सर्वे हमको देना ही पड़ता है, और नेशनल सर्वे में हमको आज भी हमारे यहाँ क्या है कि हमारे 15 स्टेट हैं जो हमको कोऑपरेट करते हैं, जो नीति आयोग को कोऑपरेट करते हैं मॉनिटरिंग में, इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट में। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो कितना परफॉर्मेंस अपना बता पाए। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ये सोचते हैं कि साहब इसमें तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हम इसको क्यों इम्प्लीमेंट करें, तो वहां स्टकअप आता है जी। और उसकी वजह से इसमें हमारी भी कमजोरी है, कुछ हमारे विभागों की भी कमजोरी है, कुछ मंत्रालय में कुछ पुराने ऐसे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन को ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत हो रही है, बहुत चीजें मैं आपको बताऊं, 17 गोल्स हैं, इसके 169 टारगेट्स हैं, और इसके अलावा 304 इसके पॉइंट हैं, डेवलपमेंट के पॉइंट। इसमें से लगभग 138 इम्प्लीमेंटेशन हमारे शुरू हो चुके हैं, पर आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता है। हमने ये 138 जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके बारे में हमारी मैगजीन में बकायदा पब्लिश किया है, उसको हाईलाइट किया है कि देखिए इतने सब इम्प्लीमेंटेशन हमारे हो चुके हैं। अब चूंकि नीति आयोग या फिर और जो एजेंसीज हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ठीक से अगर इसको मॉनिटरिंग नहीं करके दिया, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ठीक से अपनी मॉनिटरिंग कमेटी से रिपोर्ट ना लेके आगे नहीं सबमिट की, तो इसके पीछे कुछ कारण हमारा भी हो सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे सरकारी तंत्र का भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं इस चीज के लिए पिछले 2 साल से लड़ रहा हूं कि क्यों हमारा ये 117वां रैंक है, जबकि हम लोग टॉप 40 या टॉप 45 के अंदर होने चाहिए, जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2024 तक बना के रहेंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का मतलब ये है कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो उसके बावजूद भी हम 117 नंबर पे पड़े हैं, तो कहीं ना कुछ हमारी अंदरूनी कमी है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। नहीं, अभी एक तरफ तो ऐसा है कि इतने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करना मतलब कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना है। तो अगर एसडीजी अचीवमेंट करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या क्लाइमेट चेंज का हम करेंगे, या ग्लासगो में जो भी अभी चर्चा हुई है उसके बारे में अगर सोचेंगे तो काफी उसको रोक लगने वाली है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बताया कि हम वो भी अचीव करेंगे और ये भी अचीव करेंगे, ऐसा दोनों का मिलाप अच्छी तरह से करेंगे। तो ठीक है, लेकिन हम फिर से वो एसडीजी के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो 117वां या 177 जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। आप अभी आपने पता कि ब्यूरोक्रेट्स
अभी जैसा जी नीति आयोग जो भी रिपोर्ट बनाता है, 2018 में नीति आयोग ने बेसिक लाइन रिपोर्ट किया था एसडीजी का। तो जी 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 उसमें बताया था कि केरल टॉप लेवल पे, तो जी 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 अच्छा परफॉर्मर बोल के है। तो इसका जी जी मतलब उसमें कोई राजनीति, अभी केरल में तो कौन सा गवर्नमेंट है, अभी लेफ्टिस्ट का गवर्नमेंट हाँ है हाँ हाँ, क्या। जी फिर जी भी जी काम अगर करना है तो अच्छा तरह से नीति आयोग ने कुछ बाद में भी 2 रिपोर्ट पब्लिश किए है, उसमें भी केरल का नाम है, महाराष्ट्र का भी जी नाम है, ऐसा नहीं जी कि जी जी नाम नहीं है। तो एस्पिरेंट जो डिस्ट्रिक्ट जो मोदी जी ने बनाए वो कोई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हाँ तो जो 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 115 या कुछ तो भी करीब है वो, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो हम्म। है वो कौन से राज्य में और वो राज्य में कौन सी सरकार है ये न देखते हुए उन्होंने किया है। तो ये बहुत बड़ा हम्म। काम है। लेकिन जी जी उसमें जी जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जो बनाने का टाइम आता है, तो स्टैटिस्टिक जी डिपार्टमेंट वो कुछ लिखता है कि इतना अचीवमेंट होगा, हाँ, ये योजना का ये कमेंट होगा, देता है उसके और ऊपर, उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। नीति आयोग बनाता है। जी 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 वो बिल्कुल। आधार के ऊपर जो भी सेंट्रल में जी स्टेट डिपार्टमेंट है या जी स्टेट में है, वो जो भी जी डेटा देते हैं उनको, उसके आधार पे वो नीति आयोग इंडेक्स रिपोर्ट बनाता है। तो जी कहीं जी जी ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है जो इंटरनेशनल एजेंसी जो मार्क दीजिए, जो जैसा आपने अभी आपने बोला है कि ऑब्जेक्शन ले आए आपने, 117 नंबर क्यों है, तो कुछ तो भी जी जी पैरामीटर्स उसके चेक करना चाहिए। तो जी वो जी जी बहुत बड़ी बात है, मैं आपको जी उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जी उसके लिए जी जी। वो बारे में आपने क्या किया है, कहाँ ऑब्जेक्शन लिया है, वो जरा बताइए डिटेल में। अब मई महीने में, इसी साल के मई मंथ में, हमने इस चीज का ऑब्जेक्शन डाला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा। और हमने हमने उनको ये अपील की थी कि ये जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, जो कंट्रीज को आप रैंकिंग देते हैं, उसमें आपने उन 5 कंट्रियों को बहुत बढ़िया रैंक दिया। 2014 में ही आपने उनको टॉप 5 में मतलब रैंकिंग कर दिया था। जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब कंट्रियों को नाम सबसे टॉप में कर देते। इन कंट्री, ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रियां थी। जो चीज आप एसडीजी 1 to 17 में लेके आना चाहते हैं, उसमें से 15 की 15 इम्प्लीमेंटेशन तो वहां पहले से ही है। आपने उनको टॉप में कर दिया। इसका रीजन ये है कि वो ऑलरेडी टॉप में ही थी, उसको कुछ आपने नया नहीं किया था। लेकिन आपने दूसरी कंट्रियों को कंपेयर करना शुरू कर दिया डेनमार्क के साथ। दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं। आप अगर हमारा कंपैरिजन उसके साथ में कर देंगे, तो फिर ये किसी भी तरीके से जो है, ये कहीं भी न्याय नहीं दे पाएगा, जस्टिस नहीं दे पाएगा। सही तो बात है। हमने एक ही बात उनको कही कि आप अपना मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, उसके ऊपर दोबारा से एक बार रैंकिंग सिस्टम अपना तैयार कीजिए और इंडिया की रैंकिंग को चेक कीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से हमने उनको 6 साल का, 6.5 साल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया, कोविड के टाइम में जो मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट की, कई सारे डीजी के, नो हंगर नो पॉवर्टी, इस सब चीजों का उनको पेपर सबमिट किए उनको आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब देखिए वहां से क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि रैंक को किसी भी हालत में चेंज करवाएंगे हम लोग। क्योंकि इतने पीछे रैंक का रीजन ये है कि हम लोग भूटान के भी पीछे हैं, पाकिस्तान के भी पीछे हैं। मतलब वहां तो भूखमरी मच रही है और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आनंद ले रहे हैं। तो उन लोगों को आपने आगे कर दिया और हम लोग उनके भी पीछे कर दिए। तो कहीं ना कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश या कुछ डेवलप्ड कंट्रियों की ऐसी कुछ इंटरफेयर है जिसमें वो नहीं चाहते कि इंडिया की लीडरशिप या इंडिया का नाम आगे आ पाए। तो अब हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा लिया है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या बात है, क्या बात। ये बहुत बड़ा ये आपने कदम उठाया है, और ये इसके ऊपर ज्यादा अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जी पाकिस्तान के हाथ फैला रहा है सब दुनिया की तरफ। जी जी पाकिस्तान आगे बता रहे हो क्या। जी तो अभी भूटान 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 का जैसा हैप्पी इंडेक्स भी बहुत बड़ा है, और वो सही जी बात जी है। भूटान में जी अच्छा जी हो जी रहा है काम सस्टेनेबल जी डेवलपमेंट के बारे में। और जी जैसा जी हम डेनमार्क और कोई भी जैसा फिनलैंड हो उसके ऊपर कंपैरिजन करेंगे, तो अभी जो जी भारत की जो लोक संख्या है, जो जन अपना जी पॉपुलेशन जो बड़ा है, वो और जी डेनमार्क की तुलना हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तो जी, अभी बिल्कुल नहीं हो जितना सकती। भारत के ऊपर जो सरकार के ऊपर जो दबाव है, जो पॉवर्टी जी बहुत बड़ी है, क्या जी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, इसका जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत जी बड़ा जी प्रेशर है। उसके जी जी बावजूद जी भी सरकार कुछ कर रही है। तो जी 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 उसके लिए फंड अवेलेबल करना, और फिर जैसा जी वो
जैसा एक पॉलिटिकल विल, जैसा आपने पता है कि पॉलिटिक्स के वजह से कुछ रुकावटें आती है, वैसा ब्यूरोक्रेसी के वजह से भी रुकावटें आती है, तो बिल्कुल बिल्कुल उसका भी ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ, आप बहुत सारे संस्थाओं का काम कर रहे हैं, सब एनजीओ को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो आपकी लीडरशिप है, एसडीजी लीडरशिप हो, वर्ल्ड लीडरशिप हो, तो आप सही मायने में नेशनल एम्बेसडर बोल के अच्छा बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो अभी मुझे ये पता ही है कि एनजीओ भी काफी कंप्लेंट करती है कि हमें कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सारे कानून बदल गए, ये मोदी सरकार आने के वजह से हमारे ऊपर रोक लगाई गई है, ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बारे में क्या बोलना है? देखिए, लगभग 4 लाख के करीब एनजीओ नीति आयोग में रजिस्टर्ड थे। हाँ हाँ। और लगभग 1.5 लाख के करीब एनजीओ ऐसे ही चल रहे थे बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सब चीजों के। तो चीजें क्या हुई, जब ये कुछ मिशनरियों के ऊपर धन मंगवाना, ये करना वो करना, तो मोदी जी ने कहा कि भाई इसकी भी काट छाट कीजिए। जैसे आरओसी को बोला कि ये जो शेल कंपनियां चल रही हैं वो पैसों के ट्रांजैक्शन करती हैं, घालमेल करती हैं, इस तरह से उन्होंने शेल कंपनियों को, लगभग 6 लाख के करीब शेल कंपनियों को बंद किया। तो एनजीओ में भी कई एनजीओ होते हैं जी, समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो कुछ एनजीओ ऐसे थे जो इसका मिसयूज कर रहे थे, एटीजी का मिसयूज करना, एफसीआरए का मिसयूज करना, या कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, बस काम अपने पेपरों पे दिखा रहे थे, पेपर वर्क दिखा रहे थे। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा 1,65,000 एनजीओ फर्जी रूप से चल रहे हैं, जिनका कोई रोल नहीं है समाज में योगदान का। तो ऐसे लोगों को अगर उन्होंने कैंसिल किया है या सरकार ने अपनी जांच में गलत पाया है, तो वो सही, उनके लिए सही होगा। वो चीजें जो समाज में जो एनजीओ के नाम पे बीमारियां फैला रहे हैं या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, या फिर खाली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही अपनी ग्रांट्स ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे एनजीओ की जरूरत नहीं है। एनजीओ वो होते हैं जो मैदान में आए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में काम करें, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है जी। यूएनएसीसी किसी को नहीं दिखा रहा है। जब से हमने स्टार्ट किया, हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आज सुबह रजनीकांत जी के यहाँ से फोन आया था, उनकी बिटिया जो है सौंदर्या रजनीकांत, शी वांट टू जॉइन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वांट टू डू समथिंग। तो इस तरह से लोग जब काम देखते हैं, अभी कल हमारा अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा मिशन चला था, हमारे व्हाट्सएप में सब लोगों ने देखा। उससे पहले हमने जाम्बिया में इसको चलाया था। अब हम धीरे धीरे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब कंट्रियों में लेके जा रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि जहां लोगों को मालूम नहीं है कि एसडीजी क्या है, हम वहां पर हर कंट्री में, यूनिटी ऑफ नेशंस का मतलब यही है कि हम एक्शन ले, सब नेशन को मिला के। तो लगभग 17 से 18 कंट्रियों को हम लोग दिसंबर एंड तक यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएंगे। 10 लाख लोगों से ज्यादा व्यक्तियों को, वहां के जो सिटीजन है, उन लोगों को एसडीजी वॉरियर से सम्मानित करेंगे। तो ये हमारा मिशन है कि हम खाली ये ना बताएं कि इंडिया हमारे लिए कुछ कर रहा है, इंडिया बाकी सब देशों के लिए भी आगे बढ़ के काम कर रहा है। ये हमारे एनजीओ का फर्ज होता है। अपने अपने सबके उद्देश्य होते हैं, अपने अपने टारगेट होते हैं। जिन एनजीओ के जो टारगेट हो, अपना काम अगर ईमानदारी से करते हो तो किसी को जरूरत नहीं है। आज मैंने देखा कि पिछले 6 महीने में काफी एनजीओ ने अप्लाई किया एटीजी के लिए, एफसीआरए के लिए, 24 घंटे में मिल रहे हैं जी। पहले जिस एटीजी, जिस एफसीआरए के लिए आपको 2-2 महीना वेट करना पड़ता था, 4-4 महीना इंक्वायरीज होती थी, आज वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे में आपको एटीजी अलॉट हो रहा है। देन मैक्सिमम 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको एफसीआरए अलॉट हो रहा है। तो जो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है उनका चीजें सामने आ जाती हैं। अब सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं, ड्यू डिलिजेंस ऐसी कर दी गई है कि आपसे डायरेक्ट कोई पूछताछ नहीं होगी, बट आपके बारे में सारी चीजें गवर्नमेंट के पास हैं, अवेलेबल है डाटा। तो इस तरीके से अब काम थोड़ा जल्दी हो रहे हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं मार्केट में। तो इसमें जो एनजीओ नाराज हैं, जो चीजें हैं, उनको अपने आप में ही झांकना पड़ेगा कि कहाँ वो गलत हुए, कहाँ कोई सही। कई एनजीओ के संस्थापक हैं जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते किसी गलत और उस चीज में, लेकिन उनके जो नीचे के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो सरकार की नजर में आ जाता है। ये मेरा ध्यान, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से आपने जो स्टैटिस्टिक बताए 4 लाख एनजीओ, तो अभी सही मायने में आपके नजर में कितने एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं? और देखिए, जो बच गए सरकार के ड्यू डिलिजेंस में, या जो रद्द होने से बच गए, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। या फिर उनमें से कई एनजीओ जो कि बंद होंगे, जो एक्टिविटी नहीं होंगी, उनको एक चेतावनी दे दी गई है कि आप काम कीजिए, आपको फिर से एक मौका दिया जा रहा है, आप काम कीजिए। तो जिनको अगर ऐसा मौका भी दिया गया हो तो कहीं से कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज उनके साथ जुड़ी होंगी, या उनके साथ जो वॉलंटियर जुड़े, उनका बैकग्राउंड जुड़ा होगा। जब सरकार ने देखा होगा भाई अच्छे लोग जुड़े हैं तो इनको मौका दो,
ऐसे नहीं, हैं बहुत सारे NGO। उनका जिनका फंडिंग बंद हो गया है, जिनके ऊपर जी रोक लगाई है, वो जी। ऐसा बता रहे कि हमारी आइडियोलॉजी एंटी मोदी है करके हमारे ऊपर रोक लगाई। तो उसके अब बारे में आप ऐसे क्या कहा कहेंगे? जाता है कि हाँ हाँ, अब कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष, धर्म वर्ग विशेष जो है वो भी एंटी मोदी है। आप हाँ जानते होंगे, हाँ एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि भाई वो भी एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है। हाँ हाँ अब लेकिन काम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया तो वहां तो नहीं देखा गया कि वो कौन हाँ हिंदू है कौन मुसलमान है। हाँ हाँ जब लोगों को मकान दिए गए तो उसमें भी नहीं देखा गया कौन हिंदू कौन मुसलमान है। हाँ, सही जो बात। कुछ गलत काम हो रहा है, मैं आपको हाँ बताऊं, अगर मैं सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से काम नहीं करूंगा हाँ और मेरा एनजीओ खुद को ही सरकार मान लेगा तो फिर ये हाँ मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि हाँ, मैं सरकार तो नहीं बन सकता, ये मैं सरकार का सहयोगी हो सकता हूँ, मैं सही बात सरकार है। को सपोर्ट कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट बी अ गवर्नमेंट। तो हम्म। जब हम सरकार की दी हुई ग्रांट को या सरकार के दिए हुए अनुदान को हम ठीक तरीके से उसको सामने यूज करते हैं, वहां हाँ कहीं भी कोई चीज गड़बड़ नहीं होती है, तो आपका हाँ आपको कोई टच नहीं कर सकता जी, आप कितना भी वो कर लीजिए। लेकिन अगर आप सही हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि हाँ कहीं से कोई भी क्वेश्चन मार्क आपको नहीं आएगा, किसी एनजीओ को नहीं आएगा। एक बार अपना सेल्फ ऑडिट करवा लें, अपने हाँ एनजीओ का ऑडिट करवा लें और जाइए, कोर्ट खुला हुआ, कोर्ट में जाइए, आप क्लेम कीजिए कि भाई आपने क्यों रद्द किया हमारा, हम लोग ये हाँ अच्छा काम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट हाँ। इस बारे में सोचेगी, बिल्कुल सोचेगी। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और ये जी होना चाहिए। तो अभी जी आप, अभी महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जी और अप्रतिम मीडिया, एक हमारे जितने भी लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनके जी जरिए आपको जो भी कोऑपरेशन लगेगा हम करने के लिए तैयार हैं आपको। जी जी तो जैसा अभी मैं एक दसरे के दिन जो जो प्रोग्राम रहता है आरएसएस का, जी तो मुझे अतिथि बोल के उन्होंने बुलाया था, निमंत्रित किया था एक शाखा ने, यहाँ हेडगेवार नगर जी। बोल के है। तो ओके, वहां वेरी जो गुड। मैंने, हाँ वहां जो मैंने उन लोगों को बताया, मेरा विचार दिया, तो मेरा छोटा विचार, मैं एक पत्रकार होने के नाते से मैंने बोला कि आप आरएसएस के बारे में बहुत सारा मैं बोलूं, इतना मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, जी 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 लेकिन जो जो मुझे अच्छा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो भी काम होता है, जैसा आपने जी बताया शुरू में कि आपने जी कितना बड़ा काम किया ये महामारी के पैंडेमिक के वो पीरियड में, जो आपने बताया। तो मोहन जी जी भागवत उन्होंने भी वो टाइम में बताया था कि जी पर्यावरण नीति को कैसा हमने अमल करना चाहिए। जी जी और जी, जो बिल्कुल। मोदी जी जो कर रहे हैं एसडीजी के बारे में, वो भी एक तरह से वो वही काम है। जी तो जी जी, बिल्कुल उसके लिए ना कोई जात का सवाल आता है, ना धर्म का आता है, ना कोई जी, पॉलिटिकल का आता है, किसका नहीं बिल्कुल। आता है। तो सबने मिलके काम करना है, तो भी हम एसडीजी अचीव कर सकते हैं। अभी एसडीजी जी एजेंडा 2030 है, जी तो वो 30, वो 10 साल में, अभी तो कैसे पैंडेमिक में वो 2 साल गए हमारे। जी जी, बिल्कुल। तो आपके जैसे वर्ल्ड लीडर की बहुत जरूरत है पूरे भारत को। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें खुशी होगी कि आपके साथ जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बताइए। बस और सब तो सब लगे हुए हैं। अब कल भी मेरा निकलना हो रहा है, मध्य प्रदेश की यात्रा पे जा रहा हूँ, मुझे इनवाइट किया हुआ है अच्छा, वहां पे। हाँ हाँ तो हाँ। वहां भी जागरूकता अभियान है। लेकिन अच्छा, मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम नहीं बचा, जब ये चीजें जो भेदभाव वाली चीजें हैं एसडीजी हाँ से रिलेटेड, ये सब हाँ चीजें जल्दी ही खत्म होने वाली हैं जी। हाँ हाँ कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार कुछ भी नहीं छुपा पाएगी। हाँ उसका एक रीजन मैं बताता हूँ, कोई भी एनजीओ हाँ आगे से डिफॉल्टर नहीं होंगे। जिस दिन हाँ यहाँ इंडिया में करेंसी जो है बंद हो जाएगी, हाँ हाँ कैशलेस इंडिया हो जाएगा, हाँ तो क्लैशलेस इंडिया हो जाएगा, नो क्लैश। हाँ, ये जो वही वही कैश वही। है यही, ये जो कैश है ना, यही क्लैश की जड़ है जी। पूरी अच्छा, दुनिया में क्लैश इसी से है, पूरी दुनिया में करप्शन इसी से है। हाँ तो जब डिजिटल डिजिटल हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, जो मैं हाँ आपको बताऊं कि अक्टूबर के मंथ में हाँ अनिल जी, हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ 8 लाख करोड़ का।
जो अच्छा आम कंज्यूमर का ट्रांजैक्शन था वो 8 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि हमारी सर्कुलर इकोनॉमी जो है, जो हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कस्टमर और एजेंसी के बीच में या शॉप के बीच में या मार्केटिंग या शॉपिंग के टाइम में, वो नॉर्मली हमारा था एक टाइम पे 50,000 करोड़, एक टाइम पे 1 लाख करोड़, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़। आज वो इस दो पैंडेमिक के बाद, मतलब मैं आपको बता रहा हूं हाँ, कि हमें इतनी खुशी होती है कि जनता इतनी जागरूक हो गई कि वो डिजिटल बैंकिंग को उन्होंने अपनाया, और हाँ, कैशलेस इंडिया में 80% लोग अभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो पूरी तरह से कैशलेस काम कर रहे हैं जी, जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग पे काम कर रहे हैं। ये 80% का रेशियो है। आप कैशलेस इंडिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। ये हमारी उपलब्धि है कि अगर हम डायरेक्टली बोलते कि साहब आज से करेंसी बंद है, आज के बाद रुपया अलाउड नहीं होगा, रात को 8 बजे टीवी चैनल पे अगर कोई प्रधानमंत्री बोल दे तो लोगों में एक बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाती। लेकिन अब लोगों ने अपने आप ही इस चीज को जो है अपनाना शुरू किया, और 80% इंडिया जो है प्रीपेड हो चुकी है। और इसके अलावा 5.5 करोड़ गांव वासियों को अभी तक रेडी कर दिया गया है कि देखिए इस तरह से डिजिटल भुगतान होता है, इस तरह से डिजिटल वो होता है। ये हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा सेंटर खोले गए हैं, एजुकेशन सेंटर, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि लोगों में जन जागरूकता बढ़ाइए, डिजिटल करेंसी, डिजिटल जो हमारे ट्रांजेक्शन है उस बारे में बताइए, ट्रेंड कीजिए। और लोग ट्रेंड हो रहे हैं। 5.5 करोड़ लोग जो है पिछले 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली है जी। अगले 2 साल और बचे हैं, तो जो 20% बचे हैं हमारे रूरल इंडिया कंप्लीट हो जाएगी, सबको मजा आने लगेगा। और जब रुपया ही खत्म तो सारा क्लैश ही खत्म जी। तो आप अभी जो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन जब हो गया तो अभी तक उसके ऊपर बहस चल रही है, वो सक्सेस नहीं रहा, उसमें जो भी अपेक्षाएं थी वो काफी पूर्ण नहीं हो गई, तो काफी जी क्रिटिसिज्म रहा है उसके बारे में। और उसके जी बावजूद आप बोल रहे हैं जी कि ये ऐसा होने वाला है नोटबंदी, वो तो जो जी। अभी 100 का नोट बंद हो जाएगा या कुछ मैं और तो कुछ बोलता हूँ एक रुपए के सिक्के से लेके 2,000 तक का नोट, मतलब कैश पूरी तरह से बंद होके 100% डिजिटल इकोनॉमी इंडिया के अंदर होगी, और हाँ 100% होगी। और ये जो 80% लोग जो आज हुए ना इंडिया के, हाँ 80% लोगों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन अपनाया, इसके पीछे कारण भी हम जैसे एनजीओ हैं जी, जो हाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो हाँ लोगों को बता रहे हैं डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है। आज हाँ आप 5,000 रुपया जब जेब में लेके जाते हैं लोकल ट्रेन के अंदर, तो हाँ आपको 10 बार दिमाग में डर सताता कहीं मेरी जेब का कोई काट ना ले, हाँ कोई हाँ मेरे से छीन झपटी ना कर ले। इस तरह हाँ के अपराध और जो करप्शन के अपराध हैं वो हाँ पूरी तरह से नील हो जाएंगे, क्योंकि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास आपका मोबाइल फोन है, जिसके जरिए आप विदाउट पासवर्ड के कोई उसको खोल भी नहीं सकता। ये एकदम सेफ और सिक्योर चीजें हैं, और जिससे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होगा, और हमारा एसडीजी इंप्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होगा इसके बाद। अच्छा, अब ये सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएंगी कि लोग कर रहे हैं लोग? सरकार ने तो घोषणा कर रखी है जी, आप वेबसाइट देखिए कैशलेस इंडिया। हाँ नहीं कई नहीं बार चीजें बोलकर हमारे मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया गया था राजेश शर्मा जी ने, कि बोले साहब कि वो दाऊद इब्राहिम को आप कब पकड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ अमेरिका ने लादेन को बोल के कोई ना पकड़ा था, तो हाँ हम अगर अच्छा उसको बोल के, हाँ हाँ बोल के आएंगे कि भाई हम आपको मारने आ रहे हैं, तो वो वहां हाँ कोई ना रहेगा। तो हाँ ये काम कभी बोल के नहीं होते, कुछ काम मतलब साइलेंटली होते हैं। तो साइलेंटली कैशलेस इंडिया का काम चल रहा है, और हाँ ऑटोमेटिकली 80% तक पहुंच गया है, तो और क्या हाँ चाहिए जी। हाँ। तो अभी ऐसा जैसा कि आपने बोला कि एकदम 8 बजे या कोई भी दिन में ऐसा घोषणा नहीं हो जाएंगे अभी, तो अभी तो लोग अब वो खुद भी घोषणा की कुछ कर रहे हैं। वो नहीं घोषणा तो की क्या जरूरत वो जब होती मित्रों, जब 10, लोगों को वो मित्रों तो रोंगटे खड़े हो जाते थे वो टाइम में। अब वो घोषणा की इसलिए जरूरत नहीं कि 80% इंडिया ऑलरेडी ट्रांजेक्शन में आ गई है, डिजिटल हाँ ट्रांजेक्शन में। हाँ बीस हाँ परसेंट को रेडी किया जा रहा है, तो हाँ फिर लोग हाँ अपने आप ही कैशलेस हो जाएंगे। हाँ और उसके हाँ बाद जब घोषणा होगी तो उसमें हाँ कोई विरोध अब किसी चीज का मायने नहीं होगा, क्योंकि जैसे आज की डेट में हमारे पास रिकॉर्ड है कि 80% इंडियन जो है वो ट्रांजेक्शन डिजिटली कर रहे हैं, खुद हाँ, अपनाया है उन्होंने। और 8 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 10 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन अगले साल तक देखने को मिलेगा, हमको इम्प्रूवमेंट जरूर सही मिलेगा। सही। और इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं, जब ये चीज खुद आम आदमी खुद अपना लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो सरकार कहेगी ओके भाई, जो जनता चाहती है वही कर रहे हैं हम लोग, करेंसी को बंद कीजिए। अभी तो वो पान टपरी पे जाता है तो भी वो डिजिटल पे करता है वो।
जी जी, हाँ, ये हाँ, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड हाँ, में, ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया की जनता। आज देखिए पहले क्या हुआ करता था, 2014 की बात मैं बता रही हूँ, उससे पहले की बात, जो स्मार्टफोन होते थे ना, वो हमारे पास मुश्किल से 45% लोगों के पास हुआ करते थे। हाँ, हाँ, आज वो 85% से ज्यादा लोगों के पास में स्मार्टफोन आ गए हैं। व्हाट्सएप हाँ, का ऐसा चलन चल गया है, इसमें जो सोशल मीडिया का चलन चल गया है, आज आप हर किसी को देखिए, बच्चा गेम खेल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, 12 साल का बच्चा वो सब कर देता है जो आपको और हमको नहीं आता है डिजिटली। हम्म, तो ये एक रेवोल्यूशन आया है और एक चेंजिंग आई है, जो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी अगले 1 या 2 सालों में। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग खुद ही कर रहे हैं जी। हम्म। नहीं, सही में आप कुछ हार्वर्ड लीडरशिप एक्सलेंस है आप। जी और वो आप जो जो तरीके से सोचते हैं पूरे विकास के बारे में, सरकार के बारे में, जो जी भी आप ये डिजिटल इंडिया के बारे में बताया, जी कैशलेस इंडिया के बारे में बताया, तो आपका जी बहुत सारा जो एंगल है, आपका सोच, आपकी जो सोच है बहुत बड़ी सोच है। और जिसकी जी बड़ी सोच है वही आदमी कुछ बदलाव ला सकता है। और आप भारत के साथ साथ में पूरे विश्व भर में भी जा रहे हैं। तो बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम आपको बार 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 ऐसी तकलीफ देंगे, हम काफी विषयों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे 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 ये तकलीफ लेने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ और वो आम जनता तक पहुंच रही है ना, मतलब 100 नहीं, लोगों तक भी पहुंच गई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। जैसे एक सही और सही। रिवोल्यूशन बहुत बड़ा हमारे एजुकेशन में होने जा रहा है। हाँ, न्यू हाँ, एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है, वो हाँ, आज हाँ, तो नहीं, लेकिन आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद आप देखेंगे सही कि बात। जब स्कूलिंग पूरी करेगा बच्चा और स्कूल से हाँ, कॉलेज में जाएगा, तो उस बच्चे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अमेरिका जाके हाँ, पढ़ाई करूं, मैं हाँ, लंदन जाके पढ़ाई करूं। हाँ, हाँ, सिंगल कैरिकुलम पे यूपी ने तैयारी कर दी है। यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है यूपी, हाँ, हाँ, इंडिया में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। आपके बॉम्बे में ही नरसिंह मोंजी जो इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हाँ, उनका एमओयू हो चुका है। सिंगल कैरिकुलम पे तैयारी चल रही है इंडिया के अंदर, कि जो वॉशिंगटन डीसी में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज का बच्चा, सेम पढ़ाई सेम कैरिकुलम इंडिया का बच्चा करेगा जी। इसके लिए आपको फिर विदेश जाना और उतना झंझट लेना, उतना खर्चा करना, बैंकों से लोन लेना, अपनी जमा पूंजी को जमा करना, और उस बच्चे की पढ़ाई में कि इंग्लैंड में ज्यादा पढ़ेगा तो क्वालिफाइड हो जाएगा, नहीं। अब शिक्षा, सबको समान शिक्षा के नीति के ऊपर यूनाइटेड नेशन आगे बढ़ा है। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, इस चीज को साइन किया है 2015 में। पूरा देश, पूरा एक रिवोल्यूशन में जाने वाला है, चेंज ट्रांसफॉर्म होने वाला है जी पूरा देश। बहुत 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 अच्छी बात है। अभी हम आपको फिर से एक न्योता देते हैं, वो चौथा स्तंभ अवार्ड के टाइम में आप आएंगे उधर। वो बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे हमारे रिपोर्टर आपके साथ में हैं। जो वो जी ऐसा ऐसा आइडियोलॉजी वगैरह उसका कोई उसमें ये नहीं आएगा। लेकिन जो जी एसडीजी के बारे में जो भी काम करेंगे, वो तो जी साथ काम कर सकते हैं। जी जी।